नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज उस सोच की जिसके बिना पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मुद्दा है कि क्या आज भी ऐसी सोच भारत में पाली पोसी जा रही है। उसे आखिर कौन खाद और पानी मुहैया करवा रहा है। भारत में मुस्लिमों को भड़काकर कौन हिंदू मुसलमान करा रहा है। तो इसका जवाब है पाकिस्तानी सेना के हुक्मरान, जिनके प्रमुख जनरल मुनीर ने साफ किया है कि पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, धर्म और सोच में कोई समानता नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बनी दूसरी रियासत बताया। पहली मदीना थी। आपको बता दें कि असीम मुनीर यह साबित करना चाह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान न धार्मिक रूप से, न राजनीतिक रूप से, न सांस्कृतिक रूप से कभी एक साथ रह सकते हैं। यह उन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो पूरी तरीके से पाकिस्तान से दोस्ती करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने यह बात कही। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमे यानी इस्लाम धर्म का मूल मंत्र पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यह टू नेशन थ्योरी की नींव थी। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। इसी वजह से हम दो देश हैं, एक देश नहीं है। पाकिस्तान के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। जनरल असीम मुनीर ने कहा कि आज तक सिर्फ दो रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी। पहली रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी यानी मोहम्मद साहब ने नाम दिया था, आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। जनरल असीम मुनीर ने इस दौरान कहा कि हम हिंदुओं से हर मायने में अलग हैं, चाहे वह धर्म हो या मकसद। सम्मेलन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के कई बड़े नेता मौजूद थे। जनरल मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपको जरूर सुनानी चाहिए। इससे साफ है कि जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि विदेश नीति पे तो उनका ही नियंत्रण है और वह पाकिस्तान को किस ओर ले जाना चाहते हैं यह साफ है। पाकिस्तान फौज के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर दो देशों वाली थ्योरी दी। उसके पीछे कुछ कारण है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना हुआ है और हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगला, जिसके बाद से मुनीर का यह बयान वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने अपने भारत विरोध की भी बात कही। अपने विवादास्पद भाषण में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, धर्म और सोच में कोई समानता नहीं है। पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बनी हुई दूसरी रियासत बताया। उन्होंने पाकिस्तानियों के विभाजन की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की वकालत की। जनरल असीम मुनीर ने कार्यक्रम में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया और दावा किया कि कश्मीर को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। इसके अलावा जनरल मुनीर ने गाजा पट्टी को पाकिस्तानियों का दिल बताया। यह देश बलूचिस्तान के लिए बीएलए लड़ाकों के हमलों को लेकर जनरल मुनीर ने कहा कि आतंकवादियों की 10 पीढ़ियां भी बलूचिस्तान या पाकिस्तान को बदल नहीं सकती। अगर भारतीय सेना के 13 लाख सैनिक हमें नहीं हिला पाए तो ये आतंकवादी हमारे इरादों को कैसे तोड़ सकते हैं। प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए जनरल मुनीर एक फौजी की प्रमुख की तरह से नहीं बल्कि मौलाना की तरह से नजर आए। अब आखिर सवाल उठता है कि असीम मुनीर की यह तीखे बोल निकल क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि पाक आर्मी चीफ जनरल मुनीर का कार्यकाल 2025 में खत्म होने वाला था, लेकिन सरकार ने अब आर्मी चीफ के कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। इसके लिए सरकार ने पिछले कानून में यह संशोधन किया, जिसके बाद जनरल असीम मुनीर भी अब 2027 तक
सेना प्रमुख पद पर कायम रहेंगे। इसीलिए जनरल मुनीर इस्लाम का झंडा थामे हुए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पिछले साल कहा था कि भारत हमारी जमीन पर आतंक बढ़ा रहा है। मुनीर ने कहा कि हमारे मुल्क में घुसकर पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या भारत करवा रहा है। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन उसकी आदत बनती जा रही है। मुनीर ने यह भी कहा कि इसके खिलाफ अब कई देश आवाज भी उठा रहे हैं। हम अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए इन साजिशों को लगातार नाकाम करते रहेंगे। अगर कोई भी मुल्क हमला करेगा या हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करेगा तो पाकिस्तानी सेना पूरी ताकत से इसका जवाब देगी। पाकिस्तान ने अपने जिन नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है वो असल में आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा से ताल्लुकात रखते हैं। वहीं पाकिस्तान लंबे वक्त से आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और दूसरे अपराधों में शामिल रहा है और इस तरह की बातें भी इसको पुख्ता करती हैं। अब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश पाकिस्तान को इस बारे में वार्निंग दे चुके हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर और सामरिक विशेषज्ञ, और जीएस सोढ़ी जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आप ही से। असीम मुनीर बयान दे रहे हैं हिंदू मुसलमान अलग हैं, कभी साथ नहीं रह सकते हैं, न सांस्कृतिक तौर पे न धर्म के तौर पे। और जो डाटा आता है यूट्यूब की तरफ से उसमें भी बताया जाता है हिंदुस्तान के ज्यादातर मौलाना पाकिस्तान के मौलानाओं का भाषण सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या असीम मुनीर वाली मानसिकता भारत में पल रही है, इसे खाद और पानी दे रहा है? अगर कोई दे रहा है तो कौन है? जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। पिछले महीने 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया था, टू फ्रंट वॉर भारत पे अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब रियलिटी है। यानी कि टू फ्रंट वॉर भारत पे अब एक हकीकत है जो कभी भी हो सकती है। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर का यह बयान टू नेशन थ्योरी और हिंदुओं के ऊपर ये एक बात फिर दर्शाता है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लान है चीन के साथ मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करने के। इसीलिए यह बयान जनरल असीम मुनीर का एक बहुत ही गहरा बयान है जिसके इम्प्लीकेशन आने वाले समय में हम तो देखेंगे। जो भी डोमेन में सारी एक 2035 में चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। हम तक असीम मुनीर बात है कि टू नेशन थ्योरी और हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। अनुरोध करूंगा जब उन्हें मौका मिले कि जरूर पढ़े शैडो ऑफ द। सोढ़ी साहब, आपकी आवाज में कुछ समस्या आ रही है, तब तक आपकी जब तक आवाज सही होती है तब तक मैं हरिमोहन कौशिक जी के पास जा रहा हूं। अभी तक जो बातें हुई हैं हरिमोहन कौशिक जी, सोढ़ी साहब ने साफ कह दिया है कि भारत को पहले दिन से टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए और यह साजिश एक दिन की नहीं है, सालों साल से इसकी तैयारी चल रही है। अभी जब हम दोबारा उनके पास जाएंगे तो वह इसका पूरा विवरण देंगे। लेकिन हरिमोहन कौशिक जी, क्या भारत में भी पाकिस्तान पल रहा है? बड़ा सवाल है सर। थैंक यू, और सोढ़ी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, सीधी सी बात ये है, इस टाइम पर अगर हम इसे टू फ्रंट वॉर की फॉर्म में देखते हैं, सिर्फ टू फ्रंट वॉर की फॉर्म में, तो मुझे लगता है हम बहुत ही जिसे कहते हैं लिमिटेड फॉर्म में इस मैसेज को समझेंगे। सर, मैसेज दिया है असीम मुनीर ने विदेशी भर्ती पर, कलमे के नाम पर, लेकिन वहां जो बोला है उसकी गूंज हमारे देश की गलियों के अंदर मुर्शिदाबाद जैसी मुर्शिदाबाद में दंगा करने वालों की मानसिकता जैसे लोगों के दिमाग में पहुंच चुकी है। सर, ये मैसेज वहां से है। इस चीज को बहुत सारे मेरे इस मामले में मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं बहुत सारे लोग कि भाई हरिमोहन जी आप एक्सट्रीम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर, ऐसा है। जो मुर्शिदाबाद में हम इस टाइम पर देख रहे हैं, या हम ऐसे बहुत सारी जगहों पर जहां दंगे हो रहे हैं वहां देख रहे हैं, सर वो एक साफ मैसेज है, गेट रेडी फॉर अ लॉन्ग वॉर एंड पाकिस्तान इज विद यू।
हमारी कंट्री के अंदर टू फ्रंट वॉर सर, आज के जमाने में पाकिस्तान जानता है कि इंडिया के सामने खड़े होने की उसकी कोई औकात नहीं है, वो अंदर से कोलैप्स कर रहा है, लेकिन वो अपने शातिराना जो होता है ना, वो एक मकसद, उस मकसद को वो भूलते नहीं है। और वो जो 1000 कट थ्योरी जो बनाई गई थी ना, वो उसी का एक पार्ट ये मैसेज है कि हमने एक प्लॉट तैयार कर दिया। मुझे टाइम पता है, ये आप ये देखिए किस टाइम पर ये आया है, वक्फ बिल और यूसीसी। इस टाइम वक्फ बिल पास हो चुका है, यूसीसी पे डिस्कशन शुरू हो चुका है, भारत का मुसलमान थोड़ा गुस्से में है। अब यहां से हमें समझना होगा कि इसमें जो माहौल है उसमें चिंगारी लगाने का या हवा करने का या कुछ इस तरीके की जो तैयारी है सर, वो वहां से हो चुकी है। मैं इस मामले में देख रहा हूं इस मैसेज को, ना कि मैं इस मैसेज को ऐसे देख रहा हूं कि भाई पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर ही करेगा या 2.5 फ्रंट। वो है, वो एक थ्रेट लास्ट है, लेकिन जब तक अंदर से क्रम्बल नहीं करेंगे, हम इंटरनल प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे, तब तक ये लोग कभी भी तब तक पाकिस्तान हमारे ऊपर किसी भी तरीके का हमला करने या काउंटर करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इंटरनल प्रॉब्लम्स में हैं, फिर पाकिस्तान लड़ने की जरूरत क्या है, हम आपस अपने आप ही बर्बाद हो जाएंगे। तो सर ये मैं इस चीज को इस मैसेज की फॉर्म में देख रहा हूं, जो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो 15 मिनट मांगने वाले हैं, चाहे कोई भी है, वो इस फॉर्म में देखा जाए, मेरा ये मानना है। जी सर। हरिमोहन कौशिक जी, क्या भारत के मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं, भारत का बंटवारा चाहते हैं और उसकी सोच कई बार दंगों में दिखती है, तमाम ऐसी गतिविधियों में दिखती है जो भारत विरोधी होते हैं, फिर भी सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को खाद और पानी दे कौन रहा है और भारत सरकार को अब कार्रवाई करने में दिक्कत क्या आती है? हरिमोहन कौशिक जी। सर देखिए, अगर हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझेंगे ना, तो चाहे वक्फ प्रॉपर्टीज हुई, चाहे हम इन नेताओं के जो गुंडागर्दी हुई, चाहे लैंड माफिया हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, सर असलियत में इन सब चीजों से, और उनका ज़कात एक बहुत बड़ा जो मामला है, वो अमाउंट इकट्ठा होता है वो ज़कात की फॉर्म में। अब जैसे संभल में एक मस्जिद थी सर, संभल में वो जो मस्जिद का मामला था, मस्जिद के ऊपर जो बिजली बोर्ड वालों ने रेड मारी, तो पता लगा उस मस्जिद से 150 घरों को बिजली सप्लाई होती थी अवैध रूप से, और उन 150 घरों की जो बिजली का बिल था, वो उन 150 घरों से पैसे की फॉर्म में वसूला जाता था। अब सर एक मस्जिद से आपने पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया, एक रिसोर्स आ गए और वो पूरा मस्जिद जो है उसको मतलब वहां उस पूरे माहौल को बनाए रखेगा। ऐसी कितनी मस्जिदें हैं? 3 लाख से ज्यादा। 3 लाख से ज्यादा मस्जिदों के अंदर ये सारे का सारा फाइनेंशियल सिस्टम कहाँ बना रखा है, चाहे वक्फ की फॉर्म में हो, चाहे ये बिजली कटौती और ये सब चीजों को जो हम देखते हैं, बिजली चोरी से वगैरह, ये सब चीजें कैसे भी बहुत सारा एक सिस्टम है। ये इनको यहाँ से ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना सर, ये रिसोर्सेज इनको आगे काम देते हैं। हरिमोहन कौशिक जी, आप बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वक्फ जैसे मामले को देखा जाए तो इसकी आवाज, इसकी गूंज केवल भारत में नहीं पाकिस्तान में भी दिखती है। पाकिस्तान के अगर जनरल की बात समझी जाए तो उससे साफ है कि वह हिंदुस्तान में ऐसे मुस्लिमों को पाल और पोस रहे हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में भारत के अंदर रहकर भारत विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं। अब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सोढ़ी साहब मौजूद हैं। सोढ़ी साहब, वक्फ जैसे मामलों को देखें तो भारत विरोधी गतिविधियां साफ दिखती हैं। धर्म के आधार पे भारत को बांटा जाता है, बाकी किसी भी धर्म का कोई हिस्सा हो या ना हो, लेकिन यह तो तय था कि इस्लाम को इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान मिला। अब इसके बाद वक्फ जैसी संपत्तियां, शरीयत कानून की बात, इसे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं मानेंगे तो कहां मानेंगे? और जो कह रहे हैं कौशिक साहब कि जैसे एक तरह का इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो गद्दारों को पैदा कर रहा है, सोढ़ी साहब इस पे लगाम कैसे लगेगी? डॉक्टर प्रसून जी, पहली बात, अगर ऐसा कोई इकोसिस्टम किसी भी शहर या गांव में है, वो राज्य सरकार के पास, केंद्रीय सरकार के पास बड़े बड़े सुरक्षा बल हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं,
ऐसा क्यों है कि 77 साल हो गए आजादी को और ये इकोसिस्टम खत्म नहीं हो रहा है? सोनी ये तो साहब, एक बात- मैं बता रहा हूं आपको, मेरी जानकारी में 250 मस्जिदें ऐसी हैं जो स्कूल की इमारत पे बना ली गई और दिल्ली में है 250। इस पे बकायदा 37 वकील काम कर रहे हैं, ये मेरी जानकारी में है। और सरकार कहती है चूंकि संजीदा मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए हम हाथ नहीं डालेंगे। चूंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इसलिए भी केंद्र सरकार कार्रवाई से बच रही थी। सोनी साहब, देखिए डॉक्टर प्रसून जी, कोई भी सरकार अगर एक दिन के लिए भी सत्ता में हो जी, उसे किसी डर से नहीं काम नहीं करना चाहिए। भारतीय सेना में बहुत एक सिंपल सिस्टम है, जो इंसान यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर बना वो उस यूनिट के लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। कल अगर युद्ध होता है उसे उस यूनिट को लेकर जाना। अगर वो यूनिट को कहता है कि यूनिट मेरी अनफिट है तो वो कमांड करने लायक नहीं है। 77 साल हो गए, हर पॉलिटिकल पार्टी कभी ना कभी सत्ता में आई। हम 77 साल बाद भी कहने एक इकोसिस्टम है। अगर इकोसिस्टम है 77 साल में क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए नहीं खत्म हुआ डॉक्टर प्रसून जी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अंदर से किसी ना किसी लेवल पे कहीं ना कहीं लोगों से मिली हुई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना सोनी चाहूंगा। साहब, जनता मर रही है, उसके सामने क्या विकल्प है? क्या वह हथियार उठाए या कश्मीर में कश्मीर के कश्मीरी पंडितों जैसा हाल करके अब कहां जाए? देखिए डॉक्टर प्रसून जी, हमारी चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्रीय सरकार है, सबके पास पावर है और इतनी बेशुमार पावर, इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना उनके नीचे है। अगर हम 77 साल की आजादी के बाद भी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें अपने पॉलिटिशियंस के अंदर झांकना होगा। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं दुनिया के सारे टीवी चैनल देखता हूं। मैं जब पाकिस्तान का टीवी चैनल देखने की कोशिश करता हूं, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकता, क्योंकि दिन रात वहां पे धर्म पे लड़ाई झगड़े, धर्म पे कभी एक धर्म की बुराई, कभी एक धर्म की बुराई, कभी अपने धर्म की अच्छाई। लेकिन जब मैं विकसित देशों के टीवी चैनल्स देखता हूं, मैं देखता हूं वहां पे कभी धर्म की बात नहीं होती है, वहां पे सिर्फ इश्यूज डिस्कस होते हैं कि कैसे डेवलपमेंट आगे लिया जाए। सोनी साहब, इसका एक बड़ा कारण है जिस तरीके से सेकुलरिज्म को परिभाषित किया गया। अगर यूरोप में सेकुलरिज्म को देखा जाए तो वहां सेकुलर का मतलब होता है कि धर्म आपके घर की चीज है, घर में उसकी प्रैक्टिस करिए। भारत में सेकुलरिज्म का क्या परिभाषा गढ़ दिया गया नए सिरे से कि अगर आप मुस्लिमों के तुष्टीकरण को करते हैं तभी आप सेकुलर रह सकेंगे। इसी कारण से देश विरोधी गतिविधियां दिख रही हैं। जी सोनी साहब। डॉक्टर प्रसून जी, जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके आज तक हर पॉलिटिकल पार्टी ने धर्म का उपयोग दुरुपयोग किया है चुनावी फायदे के लिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, एक ने नहीं सारों ने किया है। आजकल हमें ज्यादा दिखता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, आज तो 24/7 टीवी चैनल्स हैं, लेकिन ये चीज 1947 से होते हुए आ रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर देश में विकसित होना है, हमें ये धर्म की चीजों को जितना हम कम डिस्कस करेंगे उतना हमारा देश जल्दी तरक्की करेगा, क्योंकि धर्म सबसे आसान तरीका है लोगों को बांटने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि धर्म की बात हिंदुस्तान नहीं करता है, लेकिन जब पाकिस्तान में उसी धर्म को एक हथियार के तौर पे भारत के खिलाफ प्रयोग किया जाता है और ये हथियार उठाने वाले लोग भारत के अंदर होते हैं, तब तो आपको धर्म की बात करनी ही पड़ेगी। प्रसून जी देखिए, इसमें दो बातें। पहला, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, हम किसी मरे हुए या फेल्ड स्टेट को हम देखें ही क्यों। दूसरी बात, अगर हमारा भारत का कोई नागरिक ऐसे इकोसिस्टम में है, हमें क्यों 77 साल लग रहे हैं उसे कानूनी सजा देने के लिए? एक केस 40 साल चलता है, क्योंकि हमारे रेशो ऑफ जजेस दुनिया में सबसे कम है। आप विकसित देशों में आप रेशो ऑफ जजेस देखिए, उनकी कंपैरिजन हमारे करिए, हमारे बहुत कम है। देखिए, हमें बहुत बड़े सुधार चाहिए, तभी सुधार चाहिए। लेकिन सोनी साहब, फिर सवाल उठता है कि करेगा कौन? अगर इन्हीं 70 साल वाले शासकों की बात कर ली जाए तो लगता है कि अभी भी खामियां हैं। एक बड़ा सवाल मेरे मन में उठ रहा है, कौशिक साहब आपसे जानना चाहूंगा, हरिमोहन कौशिक जी, क्या न्यायपालिका भी सरकार के हाथ बांध देती है? जैसे वक्फ बिल की बात की जाए या तमाम ऐसे मुद्दे, जब सरकार आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करने वाले लोगों पर कार्रवाई करती है तो उनको रियायत दी जाती है न्यायपालिका की तरफ से, और यह सब होता है कभी सेकुलरिज्म के नाम पे तो कभी उदारवाद के नाम पे। जी सर, मैं इसमें जुडिशरी को इस तरीके से देखता हूं कि एक होती है रियलिस्टिक अप्रोच, एक है आइडियलिस्टिक अप्रोच।
हमारी जो जुडिशरी है वो असलियत में आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाने के, ढोंग करने के नाम पे और कुछ नहीं करती, मतलब ढोंग करने के अलावा कुछ नहीं करती। रियलिस्टिक अप्रोच उसे ना तो उसे लेना देना ना समझती। सर, वक्फ बिल के अंदर क्लियर वर्ड्स में कुछ बातें हैं, ठीक है, वो चीज सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, मैं हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि अब सरकार के हर जगह पे अपने चेक्स एंड बैलेंसेस के नाम पे हाथ बांध दिए। अब इसे ऐसे देखें, अभी एक सांसद महोदय को मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में, वो ये कह रहे थे कि यार पार्लियामेंट भी तो अपने आप में सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक बिल्कुल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून पास किया है तो हर कानून के ऊपर किस वजह से इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि हम कौशिक साहब, इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। अंग्रेजों के समय में कहा जाता था अंग्रेजी सरकार जो चाहती है वैसे कानून पास होते हैं। इंदिरा गांधी के समय में भी जो लोग देखे इंदिरा गांधी का कार्यकाल, उनको मालूम है कि किस तरीके से न्यायपालिका काम करती थी। कई बार जजों ने ऐसे फैसले दिए जो उनके लिए बेहद सुविधाजनक रहे, लेकिन कहा जाता है जब जब सत्ता कमजोर होती है तब तब जुडिशियल सिस्टम एग्रेसिव होता है। तो क्या इसके बाद बड़ा सवाल है कि मोदी की सरकार कमजोर दिखती है जुडिशरी को? मुझसे पूछा है सर? जी सर, देखिए, मोदी सरकार कमजोर नहीं दिख रही। असलियत में हम जिस कई मामलों में एक इकोसिस्टम की जो बात करते हैं, उस इकोसिस्टम में या यूं कहें एक कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जुडिशरी का अपना एक इकोसिस्टम बन चुका है। 300-400 फैमिलीज जो हैं वही सारे के सारे जुडिशियल सिस्टम को डिक्टेट करती हैं। उन्हीं के परिवारों में से जज बन रहे हैं, उन्हीं के परिवारों का साथ सिस्टम चल रहा है। अब सर, खेल यहीं से हमें समझना होगा कि ये जो डिक्टेटरशिप है, प्रॉब्लम ये है कि चाहे मोदी सरकार एनजेएसी ला रही है कुछ भी, तो असलियत में वो वहां जो एनजेएसी से लेकर दूसरे रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही है, उस रिफॉर्म के अंदर सबसे बड़ा जो रोड़ा अगर कोई बना हुआ है तो वो हमारे जजेस बने हुए हैं, कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। और जैसे जैसे इनको थोड़ा सा चैलेंज होता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू उठाकर जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का राह रोकते हैं ताकि इनकी सुविधाएं बरकरार रहे, सीधा मतलब यही है हरिमोहन कौशिक जी। लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है। असीम मुनीर कह रहे हैं कि 1500 लोग मिलकर भी बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि जो विद्रोही है बलूचिस्तान में वो केवल 1500 है, जबकि बलोच नेता शाहीन बलूच ने लिखा कि 1971 में भी इसी तरह की सोच थी। जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था तो याह्या खान वही बातें कर रहे थे जो आज की पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के बारे में कह रही है। सोढ़ी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्या बलूचिस्तान वास्तव में एक देश बनने की ओर अग्रसर है या एक केवल महज 1500 लोगों का आंदोलन है? डॉक्टर प्रसून जी, किसी भी देश को सक्षम और सार्थक बनाने की दो अहम चीजें होती हैं, एक अच्छा लिखा हुआ संविधान और स्वतंत्र जुडिशरी। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है और यही कारण है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देश बद से बदतर हो जा रहे हैं। तो ये 1973 में जब पाकिस्तान अपना नया संविधान लेके आया, उसमें आर्टिकल 2A लेके आया, जिसमें उसने कहा कि इस्लाम का प्रचार करना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी होगी। और उसके बाद जो अत्याचार माइनॉरिटीज पे शुरू हुआ वो हम दिन रात वहां देखते हैं। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, 4 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बलूचिस्तान एक आजाद देश रहेगा, पाकिस्तान में विलय नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी हामी भरी। एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर की। 3 दिन बाद पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा और अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बातों पे वापस चले गए। अगले साल 7 मार्च 1948 को उन्होंने पाकिस्तानी सेना की 2 डिवीजन भेजी, 41 डिवीजन और 33 डिवीजन, जिसने जाके बलूचिस्तान पे कब्जा किया और खान ऑफ कलात की कनपट्टी पे बंदूक रख के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया और 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पाकिस्तान में विलय हुआ। लेकिन आज तक बलूची अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। ये तो एक कहानी है जो जबरदस्ती से विलय कर दिया, लेकिन विलय के बाद भी पाकिस्तान ने बलूचियों को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पे रखा। उसका एक छोटा आंकलन आपको दूंगा।
पाकिस्तानी बस सेना में समय की कमी के कारण सोढ़ी साहब आपसे इतना जानना चाहेंगे, क्या बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में सच्चाई बनकर कभी सामने आ पाएगा या नहीं? बिल्कुल, बलूचिस्तान एक आजाद देश बनेगा और हम कुछ सालों में देखेंगे डॉक्टर मेहरांग बलोच बलूचिस्तान की राष्ट्रपति होंगी और भारत में 26 जनवरी के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट होंगी। चलिए, आपने बेहद अहम बातें बताई, बेहद अहम जानकारियां बताई। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।